हेलो, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है श्री रेफ्रिजरेशंस लिमिटेड। काफ़ी हाइप बना हुआ है इस पर्टिकुलर कंपनी का, जैसे आईपीओ अनाउंस हुआ है जब से। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम बेसिक डिटेल्स पहले से आईपीओ से रिलेटेड देख लेते हैं, उसके बाद में कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे इन डिटेल्स, एंड देन वी विल रीच एट द फाइनल कंक्लूजन, वो कि हमारा लिमिटेड रहेगा। ऑफ कोर्स ये बात है, बेस्ड ऑन द लिमिटेड रिसर्च। अब यहाँ पे 25 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में इस कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 125 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है आईपीओ के अंदर में। 1000 का लॉट साइज है। टोटल 117 करोड़ रुपए उठा रहे हैं, जिसमें से 89 करोड़ रुपीज़ ही कंपनी के पास में जा रहे हैं। 89 प्लस यहाँ पर 6 करोड़ रुपीज़ मोर ये कंपनी के पास में जा रहे हैं। बाकी 22 करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के जो पहले का जो शेयर होल्डर्स हैं, पब्लिक शेयर होल्डर, वो यहाँ पर बेचते हुए दिख रही है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी की वैल्यू लगाई जा रही है, दैट इज अराउंड 445 करोड़ रुपीज़। अच्छी खासी वैल्यू लगाई जा रही है और प्रमोटर्स अपना काफ़ी अच्छा खासा स्टेक यहाँ पर ऑलरेडी लोवेस्ट लेवल के अंदर में देखने को मिल रहा है। एसएमई कैटेगरी का ये आईपीओ देने वाला है और एसएमई कैटेगरी कंपनी होते हुए जो प्रमोटर्स हैं, अच्छा खासा कम स्टेक जो है उनके पास में देखने को मिल रहा है। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव। अब कंपनी करती क्या है, तो कंपनी जैसे एसी हो गया, हीट एंड वेंटिलेशन सिस्टम हो गया, या नो एक ये चिलर्स हो गया, जिसके अंदर में जैसे हम लोग नेवी के अंदर में ज़रूरत पड़ती है, या फिर एरोस्पेस के अंदर में ज़रूरत पड़ती है, या फिर जो शिप्स होती हैं उनके अंदर में ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक पूरा चिलिंग सिस्टम लगाना पड़ता है वहाँ पर, कि जैसे कमरे को ठंडा करना हो तो वो एक पूरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम वहाँ पर लगाना पड़ता है। ठंडे पानी के लिए वहाँ पे चिलर लगाने पड़ते हैं। तो वो जो बोट्स शिप्स, इनके अंदर में जो लगाना पड़ता है चिलिंग सिस्टम, उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में कंपनी काम करती है। राइट। तो हैवॉक सिस्टम इसको हम लोग कह सकते हैं, उसमें कंपनी आज के दिन काम करती है। अब ये जो हवॉक सिस्टम होते हैं, ये जो चिलिंग का काम होता है, ये ठंडा करने का जो काम होता है, ये एयर कूल्ड सिस्टम भी होता है, वाटर कूल्ड सिस्टम भी होता है। तो वो हर टाइप का जो जिस इंडस्ट्री के हिसाब से, जिस प्रोडक्ट के हिसाब से, जिस जहाँ पे जो भी कस्टमर है उसके हिसाब से, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कंपनी उस टाइप का ही डिज़ाइन करके उनको दे देती है। मेनली आज की सबसे बड़ी जो क्लाइंट है वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट की इनको सबसे ज़्यादा, मेनली सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। और इनकी अगर हम लोग वेबसाइट को भी यहाँ पर चेक करते हैं तो काफ़ी शिप्स वगैरह की फ़ोटो वगैरह यहाँ पर इन्होंने लगा रखी है, जो कि नेवी से रिलेटेड देखने को मिल रही है। राइट। सो इफ़ यू कैन पॉज एंड रीड ओवर हियर व्हाट एक्स्ट्रा दे डू द सर्विसेज। मेनली इनका जो मेन रेवेन्यू आ रहा है वो हैवॉक सिस्टम से आ रहा है और वही इनका मेन काम है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के आरएसपी को रीड करते हुए लेट्स अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इनका वैल्यू नज़र आ रहा है। तो टोटल आज के अंदर इसके तरफ से ओएफएस प्लस फ्रेश इशू दोनों है, दैट्स वी हैव ऑलरेडी सीन। नेक्स्ट, कंपनी का जो मेन क्लाइंट जो बेच रहा है शेयर्स, उसका नाम है महाराष्ट्र डिफेंस एंड एरोस्पेस वेंचर फंड। इनके पास में अच्छे खासे शेयर्स थे, तो 18 लाख शेयर्स ये बेच रहा है। कोई पब्लिक इंडिविजुअल वाले जो क्लाइंट्स हैं वो यहाँ पर बेचते हुए नहीं दिख रहे हैं। लेट्स सी कि कंपनी जो पैसा उठा रही है उसका क्या करने वाली है। तो ये 70 करोड़ रुपए जो है टोटल में से वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में खर्च करने वाले। दैट मीन्स की कंपनी को एक्सपेंशन वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कंपनी ऑलरेडी अच्छी खासा इनके पास में कैपेसिटी पड़ा हुआ है। दैट जस्ट नीड दी फॉर वर्किंग कैपिटल, बिकॉज इनके पास में अच्छे खासे ऑर्डर्स आज के दिन पड़े हुए जिनको इनको कंप्लीट करने हैं। उसके लिए इनके पास में पैसे नहीं है, पैसे खत्म हो गए हैं, बिकॉज क्लाइंट जो गवर्नमेंट है वो पैसा दे नहीं रही है। काम कर दे रहे हैं गवर्नमेंट के नाम पे पर्ची फाड़ दे रहे हैं, बट गवर्नमेंट पेमेंट नहीं दे रही है, अटका दे रही है पैसा। उसके लिए बाद में बैंक के पास में लोन लेने के लिए जा रही है कंपनी, तो लोन नहीं दे रही है, वो महंगे में लोन दे रही है, 15 16 17% के आसपास में चार्ज कर रही है। और जो बाकी क्रेडिट वाला जो कोटा होता है वो कंप्लीट हो चुका है कंपनी का, तो वहाँ पे लोन नहीं मिल रहा है। तो करे क्या, लोन यहाँ से पब्लिक से पैसा उठाना पड़ रहा है। दैट्स आगे हम लोगों को पूरा गेम समझ में आएगा। राइट। नेक्स्ट यहाँ पर रावलनाथ गोपीनाथ शिंदे जी इस कंपनी को आज के दिन मेनली चला रहे हैं और इन्हीं के पास में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टेक देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी के ऊपर में कोई केस वेस का कुछ खास चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं। साथ में ही यहाँ पर गवर्नमेंट गारंटीज काफ़ी ज़्यादा इन्होंने दे रखी हैं, तो दे काइंड कन्वर्ट ऑफ इनटू द कंटिजेंट लाइबिलिटी इन द फ्यूचर, बट प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी टाइप की गवर्नमेंट गारंटीज जो है वो देखने को मिल रही होंगी। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, इंटेग्रिटी पैक्ट बैंक गारंटी, सिक्योरिटी डिपॉजिट बैंक गारंटी, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट बैंक गारंटी। सो मेनली यहाँ पर परफॉर्मेंस बैंक गारंटी और इंटेग्रिटी पैक्ट बैंक गारंटी आपको देखने को मिल रही है। ये मेन है। तो परफॉर्मेंस गारंटी क्या होती है कि जब बैंक आपकी साइड से आपके क्लाइंट को गारंटी दे रही होगी, अगर ये काम नहीं करेगा, परफॉर्मेंस इसकी जो इसने बताई है उसके उसके हिसाब से नहीं रहेगी, तो हम आपको पैसा लौटाएंगे, या फिर कोई दिक्कत आएगी तो हम आपको पैसा लौटाएंगे। इंटेग्रिटी मतलब इसकी इंटेग्रिटी या फिर जो ऑनेस्टी है, वो क्लाइंट जो ऑनेस्टी के साथ में काम करने वाला है, उस पर अगर आपको कोई सवाल रहता है तो भी आपका पैसा हम लौटाएंगे।
तो बेसिकली इसके लिए गवर्नमेंट जो है इन क्लाइंट्स को, जो ये जो बंदे हैं, इनको चार्ज करती है, इस कंपनी को चार्ज करती है। यूजुअली बैंक भी क्यों गारंटी देगी, राइट, सीधी सी बात है। तो वो इस चीज़ गारंटी देने की चार्ज करती है हमेशा पैसे। नेक्स्ट लेट्स सी वर्ड कंपनी 2006 के अंदर में यहाँ पर शुरुआत हुई थी, बाद में ही 2006 से इन्होंने कुछ माइलस्टोन्स इनके कुछ खास हैं नहीं, जिन ये कंसीडर नहीं कर रहे कुछ माइलस्टोन्स, बस इनको ये माइलस्टोन अच्छा लग रहा है कि हम प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो गए। दैट वाज ए माइलस्टोन फॉर देम। गोपीनाथ शिंदे के बारे में आप लोग देख सकते हैं कि 62 ईयर्स की एज है, और दूसरी कंपनी ट्रेजर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो कि 8 साल से खुली हुई है, इस पर्टिकुलर कंपनी में भी ये डायरेक्टरशिप होल्ड करते हैं, जो कि डोमेस्टिक अप्लायंसेस बनाने में काम करती है बेसिकली, राइट। रावलनाथ शिंदे के बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके पास में ठीक ठाक एक्सपीरियंस, अवार्ड्स एंड एवरीथिंग यू कैन रीड ओवर हियर, ही इज क्वाइट गाय। नेक्स्ट, आज के दिन ये 1.5 करोड़ रुपया साल का सैलरी ले रही है। नेक्स्ट, यहाँ पर ये आप पूरी कंपनी का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर। एंड कंपनी है काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज ओन्ड करती है, और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज कंपनी ने लीज पर भी ले रखी हैं। सो मोस्टली इनके पास में जो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन्होंने, वो पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी जो ओन्ड है, ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बाकी काम नहीं आ रही है कंपनी के किसी भी टाइप से। ओन्ड ओन्ड तो इन्वेस्टमेंट, लीज 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 जो कि एम्प्लॉयज़ कंपनी के काम में आ रहे हैं। सो मोस्टली जो कंपनी जो फैक्ट्री है वो पर्टिकुलरली जो ओन्ड है वो कंपनी के काम आ रही है, बाकी जितनी प्रॉपर्टीज ओन्ड है वो कुछ खास कंपनी के काम नहीं आ रही है। कंपनी जो लोगो यूज़ करती है आज के दिन, वो अभी तक जो है बेसिकली देखा जाए तो रजिस्टर्ड नहीं है। उन्होंने ओपोजिशन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है इनका, सो लोगो इज़ नॉट रजिस्टर्ड। नेक्स्ट, डोमेस्टिक अगर इनका सेल को देखते हैं तो कोई एक्सपोर्ट के बारे में इनका कोई ज़्यादा खास सेल नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब इंडिया के अंदर में ही इनकी सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही है। 294 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इनके यहाँ पे काम करते हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इनके पास में जो एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए जिस पर्टिकुलर फील्ड की, उस टाइप की इनके पास में लेबर नहीं है। वो जो लेबर है बाहर की कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर में ले रहे हैं, जो कि ये पर्टिकुलरली काम कर रहे हैं, वो उसकी मेनली जो लेबर है। आप अगर आरएसपी को रीड करते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इनकी जो मोस्ट ऑफ द जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में काम करती है वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है, दैट डोंट हैव देयर ओन लेबर्स विच दे वट एवर दे वर्क आर डूइंग। नेक्स्ट, यहाँ पर जो पर्टिकुलरली आज के दिन देखा जाए तो इनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, वो जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि दे हैव इनफ कैपेसिटी राइट नाउ। अगर और अच्छा खासा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ये कर सकते हैं, दैट्स वाई इन्होंने और भी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में खर्चा करने के बारे में, आईपीओ के पैसे उठाने के ऊपर में नहीं बोला है। नेक्स्ट, यहाँ पर टोटल जो ये माल यूज़ कर रहे हैं उसमें से इंडिया से ही जो प्रोक्योर कर रहे हैं उसमें टॉप 10 सप्लायर से 50% ही उठा रहे हैं, एंड बाकी जो है अलग अलग जगह से उठा रहे हैं, बिकॉज इनका जो ऑर्डर मिलता है इनको, ऑर्डर और जिस टाइप का भी इनको प्रोडक्ट बनाना है जो कि रिलेटेड होगा, या तो एसी बनानी होगी या फिर चिलर बनाना होगा या फिर समथिंग मशीन, इनको मोटर बनानी है, मशीन बनानी है, तो उसमें जो भी माल चाहिए होगा वो इंडिया से प्रोक्योर करते हैं। अब इनके जो कस्टमर हैं वो टॉप 10 कस्टमर ही इनका सारा माल उठा लेते हैं, बिकॉज सबसे बड़ा गवर्नमेंट ही इनका कस्टमर है, राइट। नेक्स्ट, इनकी जो ऑर्डर बुक है काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। एज ऑन 25/5/2025, सो लगभग अभी 25 मई 2025 तक का जो ऑर्डर बुक है पिछले साल के मुकाबले इट्स ग्रेट, राइट। आप लोग अगर यहाँ पर देख पाते हैं तो अच्छी खासी ऑर्डर बुक इनके पास में पड़ी है, और ये ऑर्डर बुक इन्होंने ऑलरेडी टेंडरिंग के लिए लगा रखी, बिडिंग प्रोसेस के लिए लगा रखी है, तो हो सकता है ये भी इनको मिल जाए। नेक्स्ट, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी के जो मोस्टली ऑर्डर्स आते हैं वो गवर्नमेंट से ही आते हैं, इसलिए पता चल रहा है कि जो पैसे हैं वो अटक क्यों रहे हैं, बाकी नॉन गवर्नमेंट सेक्टर से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब ये आप लोग काफ़ी जो है वो देख सकते हैं, ये चिल्ड वाटर प्लांट है, यहाँ पर ये आपको चिल्ड वाटर प्लांट, सी वाटर कूल्ड एसी प्लांट देखने को मिल रहा है। बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जो कि जो जो इंजन रूम होता है उसको ठंडा करने में काम आती है, जो कि केबिन्स होते हैं शिप्स के ऊपर में उनको ठंडा करने में काम आती है, ठंडे पानी के लिए काम आती है, फिल्ट्रेशन के लिए सिस्टम काम आते हैं। फिल्ट्रेशन वाला काम नहीं कर रहे हैं ऑफ कोर्स, ये जो चिल वाला काम है वही कर रहे हैं, यू नो जस्ट चिल। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है वो प्रोडक्ट सेल करने से और सर्विस सेल करने से दोनों से ही आ रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा आरएचपी को बैलेंस शीट को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, राइट, ताकि हमें ये और शीटें बाकी तीन समझ में आ पाएँ। लेट्स सी और देयर।
सो हियर वी कैन सी कि बैलेंस शीट में हम देख पा रहे हैं कि पूरा कंपनी में जो पैसा लगा हुआ वो है 185 करोड़ रुपए, जिसमें से मोस्टली जो पैसा है वो इन्वेस्टर्स का ही यहाँ पर लगा हुआ देखने को मिल रहा है, दैट इज अराउंड 114 करोड़ रुपीज़, और वो भी रिसेंटली ही और पैसा भी इस कंपनी में डाला गया है इन्वेस्टर द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो बोरोइंग है वो टाइम के साथ में बढ़ती जा रही है, पिछले साल के मुकाबले इस साल बोरोइंग कंपनी की और बढ़ी है। साथ में ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जिसको हम क्रेडिट भी बोलते हैं, जो कि कंपनी को काम पूरा करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है बैंक की साइड से, वो भी यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिख रही है। और साथ में ट्रेड्स पेएबल, दैट मीन्स की कंपनी ने सामान और उधारी पर भी लिया है अपना काम पूरा करने के लिए। अब आईपीओ से पैसे उठा रही है, बिकॉज वाई, बिकॉज कंपनी का 185 करोड़ रुपीज़ के अंदर में से लगभग 95 मतलब आधे से ज़्यादा पैसा जो है वो तो सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स में अटका, मतलब काम पूरा करके कंपनी दे चुकी है बट पेमेंट नहीं आ रहा है, तो कंपनी आगे का काम कैसे करे, ऑर्डर बुक को कंप्लीट कैसे करे। अब उसके लिए लोन लेना पड़ेगा, और लोन लेने कंपनी जाती है तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो बैंक ने जो क्रेडिट फैसिलिटी दे रखी है वो ये कंप्लीटली यूज़ कर चुके हैं। अब क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है तो और बिजनेस लोन लेने के जाते हैं, तो मेन जो सेक्टर की जो बैंक हैं वो तो लोन कम मतलब कम चार्ज करती हैं, बट वो सिक्योर्ड लोन नहीं दे रही, तो अनसिक्योर्ड लोन इनको लेना पड़ रहा है। अनसिक्योर्ड लेना पड़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट देखो 17%, 18.5%, 18% के ऊपर में इनको लोन लेना पड़ रहा है, तो दैट बिकम्स ए वेरी बिग हेडेक फॉर द कंपनी। तो लोन नहीं मिल रहा तो लोन नहीं देना पड़ता, तो कहाँ से लेंगे, पब्लिक से पैसे उठाएंगे, पब्लिक से पैसे उठाने के लिए भी इनको आना पड़ रहा है। इसी तरीके से एक कंपनी ने अभी रिसेंटली एक जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जो कि इंडियन गवर्नमेंट को ही प्रोजेक्ट्स को ऊपर ही काम करती है, उन्होंने फिर से एक एफपीओ लेके आकर के फिर से आईपीओ से मतलब एफपीओ से पैसे उठाए। पहले आईपीओ लेके आए थे, पैसे उठाए थे, फिर उनको कम पैसों की कमी पड़ गई, वर्क ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो फिर एफपीओ से पैसे उठाए बिकॉज लोन नहीं मिल रहा। यही सेम इश्यू मुझे इनके साथ में भी नज़र हो रहा, ऐसा नज़र आता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट डेटा को देखते हुए नज़र आ रहा है। लेट्स सी द नेक्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पर देखने वाला कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 50 करोड़, 80 करोड़ और 100 करोड़। सो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो टाइम के साथ में बढ़ता ही जा रहा है। दो जो रेवेन्यू है वो 25% से बढ़ा है पिछले साल से इस साल के बीच में। कंपनी का जो माल है वो बच गया है, पिछले साल जितना ऑर्डर बुक कंप्लीट करना चाहिए था वो उतना कर नहीं पाई है, कंपनी का जो माल है वो पीछे बच जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ गया है, बिकॉज कंपनी का काम बढ़ गया है तो ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ा ही है, ऑफ कोर्स दिख रहा है यहाँ पर ये भी बढ़ता हुआ। कंपनी के नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज रेवेन्यू बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, नेट ऑफ कोर्स ही बात है ये तो। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट को जब हम लोग चेक करते हैं तो बहुत बुरी हालत यहाँ पर नजर आती है, जिसके पीछे हम वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी पैसा उठा रही है उसका मेन रीजन नजर आता है। कंपनी एक बार भी कैश में पैसा जनरेट नहीं कर पाई है जब से कम पिछले 3 सालों के अंदर में। 4 करोड़ नेगेटिव, 5 करोड़ नेगेटिव, इस साल 25 करोड़ रुपया हाथ से पैसा कैश चला गया है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने कमाए हैं जो कि 27 करोड़ रुपए कमाए हैं, जो कि हम लोग अगर देखते हैं कि इंटरेस्ट का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा कंपनी को। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि दिस इज द इंटरेस्ट पेड, राइट, तो ये तो पेमेंट करना पड़ेगा तो जाएगा, तो इसको भी आप लोग इसमें से माइनस करोगे। अगर इसको ऐड कर देते हैं उसके बावजूद भी कंपनी के हाथ से लगभग 30 करोड़ रुपए चले गए, तो हमारे पास में बचते हैं 25 करोड़ रुपया नेगेटिव। तो कंपनी कहाँ से तो बेचारी ऑर्डर कंप्लीट करे, लोन मिल नहीं रहा, और ये हालत तो बहुत ख़राब है, राइट। अब ये फ्यूचर के अंदर में ये हालत सुधरेगी, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ थोड़ी बहुत सहूलियत जो है वो तो मिलेगी। अब देखने को मिलता है, थोड़ा सा हम कंपेयर करके देख लेते हैं इस टाइप की कंपनियों को मार्केट कैसी वैल्यू देता है। जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है जिसका नाम है जॉनसन कंट्रोल्स हिटाची एयर कंडीशंस इंडिया लिमिटेड, इसको क्या इसके साथ में भी यही दिक्कतें चल रही हैं कैश फ्लो के अंदर में, तो इसका भी कैश फ्लो को जो साइज जो हालत है वो इतनी बुरी नहीं है, बट स्टिल काफ़ी ख़राब है, राइट। इसके भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड रिसीवेबल्स रह जा रहे हैं, इन्वेंट्री में काफ़ी पैसा अटक जा रहा है। और जो बैलेंस शीट के अंदर में और चीज़ों को अगर हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर, सो ट्रेड रिसीवेबल्स इसका भी बढ़ रहा है, इन्वेंट्री साइज इसकी भी बढ़ती जा रही है, स्टिल इसको मार्केट ने वैल्यू दे रखी है, वो भी 80 के पी के ऊपर में वैल्यू दे रखी है। अब थोड़ा सा इसका हम लोग नेट मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन हैं उनको भी चेक कर लेते हैं, तो इसका ऑपरेटिंग मार्जिन 5% के आसपास में ही निकल के आ रहा है। स्टिल मार्केट हैज़ गिवन दिस कंपनी वैल्यू, सो जो आईपीओ लेके आ रही है उसको भी वैल्यू मिलनी चाहिए, ऑफ कोर्स ही बात है, जब इसको मिल रही है तो उसको भी मिलनी चाहिए, बट उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है इसके मुकाबले, ध्यान रखना। सो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो वैल्यू लगाई है लीड मैनेजर्स उन्होंने क्या सही लगाई है गलत लगाई है, उसके लिए हमने थोड़ा सा पीपी भी देखना पड़ेगा। तो उसके लिए 445 करोड़ की वैल्यू एंड अर्निंग इज 13 करोड़।
सो 445 डिवाइडेड बाय 13, सो यहाँ पे 34 का पी रेशियो देखने को मिल रहा है, जिसको नेक्स्ट ईयर अगर हम लोग ग्रोथ, इसी ग्रोथ को अगर कंपनी कंटिन्यू रखती है तो नेक्स्ट ईयर लगभग 15-17 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। तो अगर एक बार हम लोग 15 के हिसाब से देख लेते हैं, 30 का पी रेशियो निकल के आता है, जो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर की दूसरी कंपनी के मुकाबले काफ़ी लुक्रेटिव नज़र आता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर जिस सेक्टर को इंट्रोड्यूस मतलब कैटर करती है वो है इंडियन डिफेंस सिस्टम, इंडियन डिफेंस, और डिफेंस की कंपनियों को जो कंपनियां कैटर कर रही हैं इंडिया के अंदर में, उनको तो मार्केट आँख बंद करके वैल्यू दे रहा है, मतलब फूल बरसा रहा है, चाहे किसी पे पढ़ रहे हो, अगर इंडियन डिफेंस का नाम आ गया है तो वही चीज़ अगर इंडिया में कंपनी में देखने मिले तो इसका लिस्टिंग गेन की उम्मीदें हैं मुझे, बट लॉन्ग टर्म में मैं इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में बैट बिल्कुल नहीं लेना पसंद करूंगा। दो अब एक भाई का थोड़े दिन पहले एक सवाल भी आया था कि जो एसएमई कैटेगरी की जो कंपनियां होती हैं उनके अंदर म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट नहीं करते हैं। करते हैं दोस्तों, करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, बस उनको डिफेंस की कंपनियां मिलनी चाहिए जो कि अच्छी हो और उनके उसके स्ट्रक्चर में बैठ रही हो, उनके रिसर्च मतलब जो कि उनका होता है ना कि ये चीज़ें हमें कंपनी के अंदर में देखनी है, तो अगर किसी म्यूचुअल फंड वाले के उसमें स्ट्रक्चर में बैठ गई तो वो इन्वेस्ट भी कर देंगे यहाँ पर, डिफेंस सेक्टर की है, कैटर करती है उसको। तो यहाँ पर पी रेशियो इज लुक्रेटिव कंपेयरिंग विद द कॉम्पिटिटर, नॉट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे को पॉजिटिव बिल्कुल नहीं लग रही है, बट शॉर्ट टर्म एंड लिस्टिंग गेन के हिसाब से अच्छी लग रही है। नेक्स्ट एंड पी रेशियो की पी बी रेशियो के हम लोग और देख लेते हैं, राइट। तो दैट इज ओवर हियर, व्हाट इज द वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या लगाई गई है, सॉरी नेटवर्थ क्या है इसकी, नेटवर्थ इज 114 करोड़, और यहाँ पर कंपनी पैसा उठा रही है 5 + 88 लगभग 80 करोड़ मान लो खर्चा वर्चा निकालने के बाद में, सो लगभग 200 करोड़ के आसपास अगर देखा जाए तो लगभग 2.5 का पीबी रेशियो, 2.3 का पीबी रेशियो देखने को मिलता है। दैट्स अगेन नाइस, बिकॉज कंपेयर करते हैं इसके साथ में तो 7 का है। सो कंपेरेटिवली देखा जाए तो कंपनी की जो वैल्यू है यहाँ से डबल होनी चाहिए, बट लॉन्ग टर्म बेट में आई विल नॉट टेक बिकॉज ऑफ सर्टेन रिस्क एंड फ्यूचर के कंटिन्यूटी के ऊपर में थोड़े से सवाल हैं, कंपनी के बने रहने की उम्मीदें हैं, बट यही वैल्यू इसको मिलती रहेगी फ्यूचर के अंदर में इतनी खराब हालत रहते हुए, बैलेंस शीट का रहते हुए, वो मुझे थोड़े से डाउट है। बाकी फ्यूचर में फिर से रिसर्च करेंगे, जब इसकी अगले जो रिजल्ट्स आएंगे तब इनके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।